हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्लाउडेमी आईएएस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचियाँ। इसमें बाकी के पहले के टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो ये अनुसूची वाला टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। तो ये पहली सूची जो है, पहली अनुसूची है, इसी में यह प्रोविज़न है, तो ऑप्शन ए सही है इसमें। पहली अनुसूची में क्या है कि राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उसके राज्य क्षेत्र और विस्तार का ब्यौरा है इसमें पूरा। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन आदि के बारे में उपबंध किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हुए हैं। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा सॉरी यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये पहली अनुसूची में कि अगर संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो आपको पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, मतलब किस चीज़ को डिनोट करती है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को ये बताती है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। तो हम तीसरी अनुसूची में हमको बताना है क्या क्या है। तो संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप तो ये इसमें है तीसरी अनुसूची में, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसमें है। और राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप तो ये इसमें नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है ये। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है। हमारा 3 वाला इसमें गलत है, तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, 1, 2 और 4, ठीक है। इसका इसमें डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से शपथ से प्रारूप वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची यानी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। और इसमें ली जाने इस अनुसूची में निम्नलिखित द्वारा ली जाने वाली पद या शपथ, गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से हैं, किसके द्वारा ली जाती है ये शपथ या प्रतिज्ञान। तो ये संघ के मंत्री हैं इसमें, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं, संसद सदस्य हैं इसमें, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रारूप है इसमें शपथ के लिए। और किसी राज्य के मंत्री का भी इसी में प्रारूप है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं इसमें, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है। इतने लोगों का प्रारूप दिया हुआ है। ये सभी लोग जो है, यही जो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, इसी की शपथ लेकर अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं, ठीक है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। इसी तरह जो उपराष्ट्रपति है उसका भी एक प्रारूप एक आर्टिकल में दिया हुआ है। और राज्यपाल जो शपथ लेता है, ठीक है, राज्यपाल के बारे में भी ऐसा ही है। तो हमारे ये 3 लोगों को छोड़कर, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, अन्य लगभग सभी लोगों को इसी के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो तृतीय सूची में किसका प्रोविजन किया गया है, तो इसमें शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन हो गया। और सातवीं अनुसूची में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय की सूची है। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ठीक है। तो हमारा 2, 1, 4, 3 है। तो 2, 1, 4, 3, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसमें, डी ऑप्शन सही है। डिस्क्रिप्शन है इसका कि अनुसूची और विषय है। तो तृतीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप हो गया। चतुर्थ अनुसूची में राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन हो गया। और 7वीं अनुसूची में संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची हो गई। और 8वीं अनुसूची में भाषा हो गई। नोट में दिया हुआ है कि सूची 2 के प्रथम विषय अंग्रेजी में यानी काउंसिल ऑफ स्टेट था, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषद था, जो कि गलत है। देखो, ये हिंदी और इंग्लिश का फ़ॉन्ट जो रहता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम लोगों को ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों फ़ॉन्ट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं कि मतलब ये यहाँ राज्य विधानमंडल दिया हुआ है और यहाँ राज्य विधान परिषद दिया हुआ है, बस यही अंतर है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और इतना तो चल जाता है, कोई विशेष वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संविधान की अनुसूचियां हैं और विषय दिए हैं। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है, तो चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा को इंगित करती है कि आवंटन की बात करती है, ठीक है। और षष्ठम सूची में जो है
ये जनजाति क्षेत्र का प्रावधान है, और 8वीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। तो हमारा 3-4-2-1 तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। इसमें दिया हुआ है, देखो चतुर्थ अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। षष्टम में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं। इनको देखो क्या है कि इसको ATMM के नाम से भी हम लोग ATMM, ठीक है, जैसे ATM होता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मामला रहता है इसमें, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, यानी वे अधिनियम हैं जो भूमि सुधार से संबंधित है, संबंधित अधिनियमों की वैधता से संबंधित है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जो है 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ये विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है 7वीं अनुसूची में, तो 1 का 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण हो गया, और 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ठीक है, 10 से दल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो हमारा इसमें सही जो हो गया, तो 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 3 1 4 2, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसका डिस्क्रिप्शन है कि 7वीं अनुसूची में वही दिया है, विधायी शक्तियों का वितरण, जैसे संघ, राज्य और समवर्ती सूची इसमें है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, जैसे भूमि सुधार उसमें किया गया है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इसमें बताना है कि निम्नलिखित युग में से संविधान की अनुसूची और विषय सुमेलित नहीं है। इस चीज़ को भी पॉइंट आउट करते रहना है, क्योंकि हमको जैसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, उसमें जैसे सही है, सही वाला रहता है, लेकिन नहीं वाला जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको ये गलतियाँ मत करना, क्योंकि ये गलतियाँ हुई हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लोगों के साथ हुई हैं। तो इसमें तीसरी अनुसूची क्या है कि शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है, तो सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये भी सही है हमारा, और 8वीं अनुसूची में भाषाएं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं, तो ये 4थी अनुसूची में है, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, यही हमारा गलत हमको बताना था। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान हो गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निरहतर संबंधी उपबंध हो गए। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हो गई, और 9वीं अनुसूची में विधि अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण है, ठीक है। और 4थी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें देखो जो ये संबंधित है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अभी बताया था हमने ATMM, ठीक। उसमें ATM जो है, इसमें मणि नहीं है, मणिपुर नहीं है, लेकिन असम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, इसमें मणि नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, मणि नहीं है, ठीक है। ATM में मणि नहीं है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में भिन्न किसी राज्य की अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है कि 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, तो यही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड में से किस राज्य में लागू होते हैं, तो हमारा ये त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा में लागू होते हैं। सिक्किम और ये नागालैंड है, ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है, तो ये 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है, जो समवर्ती संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में विभाजित है। तो ये है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 सूचियां दी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, जो वर्तमान में गणना के अनुसार 98 हो गए, मतलब पहले इसमें 97 विषय थे जो अब 98 हो गए हैं संघ सूची में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, ठीक है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें 59, मतलब राज्य सूची में पहले ज़्यादा विषय थे, लेकिन उनको घटा के कुछ संघ सूची में डाल दिया गया है और कुछ समवर्ती सूची में डाला गया है, और हालांकि कुछ राज्य सूची में भी आए हैं। तो 66 विषय मूल थे मूल संविधान में, लेकिन अब 59 ही बचे हैं। यहाँ संघ सूची में 97 थे, अब 98 ही बचे हैं।
तो एक बढ़ गया इसमें। और जिस पर कानून बनाने का जो ये राज्य सूची है तो राज्य कानून बनाएगा इसमें। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं जो वर्तमान में 52 हो गए हैं। तो 47 पहले थे लेकिन अब 52 हो चुके हैं इसमें, ठीक है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का होता है, लेकिन अगर दोनों कानून एक जैसे हैं तो जब कोई उसमें विवाद उत्पन्न होता है तो केवल संघ का कानून ही मान्य होता है, ठीक है। राज्य के कानून को मान्यता नहीं मिलती है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखो वन किस विषय के अंतर्गत आता है, जो वन विषय है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शेयर बाजार जो है हमारा ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। डाक बचत बैंक ये भी संघ सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो हमारा ये सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा यही सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची और राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, शेयर बाजार डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। 1 जनवरी 2015 से इस पर नीति आयोग स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है, तो इसमें देखो समवर्ती सूची का जो है ये पुलिस तो राज्य सूची का हो गया। आपराधिक मामले ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, मतलब ये बताना है कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। तो समवर्ती सूची का विषय इसमें आपराधिक मामले हैं, तो हमारा बी वाला सही है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, ठीक है। रेडियो और टेलीविज़न ये संघ सूची का विषय है, तो ये भी नहीं आएगा। विदेशी मामले जो हैं ये जो है संघ सूची का विषय है, तो ये भी इसमें नहीं आएंगे। विकल्पों में ये जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से पुलिस राज्य सूची का विषय है, विदेशी मामले रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह राज्य सूची का विषय है, तो ये हमारा सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची का है, तो नहीं, ये चतुर्थ अनुसूची का विषय है, ठीक है। और दल बदल 10वीं अनुसूची का है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसी में दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या 6 में सम्मिलित है। जनगणना जो है 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है और प्रविष्टि संख्या 69 है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची और दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची है। देखो ये बार बार इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि जब बार बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये मतलब मेमोराइज हो जाते हैं और मेमोरी में बैठ जाते हैं। जब बार बार वही क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे पास ना, तो उससे याद करने में आसानी होती है। तो ये मत समझिए कि रिपीटेशन हो रहा है, बट ये तुम्हारा रिवीजन हो रहा है अच्छे से। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, तो किस संशोधन के अंतर्गत किया गया, तो ये 42वां संशोधन जो था उसी के अंतर्गत किया गया था। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में सम्मिलित थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया 1976 में, और धारा थी 57 और 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो केंद्र सूची का विषय कौन सा है, तो जनगणना हो गया हमारा। केंद्र सूची का विषय हो गया। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था हो गई। समवर्ती सूची में कौन सा आएगा, तो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आ जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ ये अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारा 3-1-4-2 तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। केंद्र सूची जनगणना से संबंधित है। राज्य सूची पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है,
तो इसमें किसका उल्लेख नहीं है, तो गैस का उल्लेख इसमें नहीं है, क्योंकि बैंकिंग, बीमा और जनगणना ये संघ सूची के विषय हैं, लेकिन गैस जो है ये राज्य सूची का विषय है। क्योंकि दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची का विषय है तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि भारत में विनिर्मित या उत्पादित प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची में का विषय है। तो मतलब केवल अगर गैस की बात आएगी, ठीक है, और प्राकृतिक गैस तो वो तो आएगा आपका राज्य के अंतर्गत, लेकिन अगर विनिर्मित या उत्पादित प्राकृतिक गैस की बात की जाएगी तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। तो ये नोट करके अपना इम्पोर्टेंट है, इसको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो इसमें जो राज्य सूची में है ये रेलवे पुलिस का उल्लेख है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, क्योंकि शिक्षा तो समवर्ती का हो गया, विद्युत और वन ये हो गया संघ सूची के। देखो शिक्षा, विद्युत और वन ये समवर्ती सूची के विषय में शामिल हैं, ठीक है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। तो रेलवे संघ सूची का है विषय, लेकिन रेलवे पुलिस जो रहेगी वो राज्य सूची का विषय है। यही कन्फ्यूजन, देखो कन्फ्यूजन वाले ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे बार बार। निम्न में से कौन राज्य सूची में है, तो राज्य सूची में हमारा रेलवे पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस इसमें आता है। जनसंख्या संघ में आ गई, निगम कर तो जो है निगम कर और जनसंख्या ये दोनों संघ में आ गए। आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये हमारा समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ए ऑप्शन सही होगा, निगम और जनसंख्या ये देखो रेलवे संघ सूची का विषय हो गया, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है और आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसमें दंड प्रक्रिया जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस यानी रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट है विवाह विच्छेदन, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखो जो विवाह और विवाह विच्छेदन है ये समवर्ती सूची का विषय हो जाता है, सूची 3rd, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें, क्योंकि विवाह और विवाह विच्छेदन और गोद लेना, दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3rd यानी समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 20 क्वेश्चन नंबर की भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है तो व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार ये हमारा जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। और इसके संबंध में खाद्य पदार्थों और अन्य माल सामानों का अपमिश्रण या मिलावट, प्रविष्टि संख्या 18 के अंतर्गत उत्तराधिकार, प्रविष्टि 5 के तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य संघ सूची में शामिल है, जबकि राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समवर्ती सूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सूची के तहत संख्या है, ठीक है। और समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 33 के तहत संसदीय विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित संघ के नियंत्रण वाले किसी उद्योग के उत्पाद और उसी प्रकार के आयात किए गए माल के ऐसे उत्पाद के रूप में जैसे खाद्य तिलहन तेल सहित खाद्य पदार्थों का खली या अन्य सारकृत चारे सहित पशुओं के चारे का ओटी हुई, बिना ओटी हुई कच्ची कपास, बिनौले का या कच्चे जूट का व्यापार वाणिज्य शामिल है। इस प्रकार कतिपय वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य भी समवर्ती सूची में शामिल है। तथापि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर कुंजी में अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य के क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची में शामिल होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर डी दिया था। मतलब वाणिज्य जो है, वाणिज्य और व्यापार समागम ये दोनों विषयों में शामिल है, इसीलिए ये सब चीज़ें घौच-पौच हो गई थी, तो डी ऑप्शन उसमें हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, तो ये 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, तो बी ऑप्शन सही है।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को शामिल किया गया। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यीकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन में अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। ठीक है, इसी उद्देश्य से राज्य के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें नवीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा 22। तो ये है कोएल्को केस, जो हमारा भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये नवीं अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन सी। ये 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में IR कोएल्को बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद नवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधियों की न्यायिक समीक्षा इसी आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, 19 और 15 तथा इनमें से निहित सिद्धांतों के साथ मिलकर पढ़ने से प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। मतलब जो ये आर्टिकल को अगर मिला के पढ़ा जाएगा, जो प्रावधान हो गए आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 15, अगर इसमें भी जरा सा भी बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला उसको फॉलो नहीं करता है तो उसको जो है नल एंड वाइड करार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू होगा उसका प्रॉपर और सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। पहले उसमें जुडिशियल रिव्यू के लिए रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है, तो 10वीं अनुसूची में ये रखा गया है, ऑप्शन सी सही है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है। अनुसूची 52 में संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई है। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो दल बदल विरोधी विधान से है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। ठीक है, संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसमें कुल 29 विषय थे, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए थे, जिनके संदर्भ में राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन हेतु शक्ति और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये राज्य पर छोड़ दिया गया था। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये 29 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो अनुसूचियों वाला टॉपिक था खत्म हो गया है। अब हम पढ़ते हैं उद्देशिका के बारे में। ठीक है, तो पूरा उद्देशिका पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दिए गए कूट से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना है, तो ये भी ठीक है हमारा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी जस्टिएबल नहीं है, तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसमें जो है संशोधन ये गलत है, क्योंकि इसमें संशोधन जो है ये हमारा सही, ये संशोधन इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत यह संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना का विद्युत स्वरूप क्या है। इसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हमारी भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति थी जबकि संविधान लागू किया गया था। मतलब उस समय की हमको स्थिति बतानी है जो मूल संविधान में थी जब लागू हुआ था हमारा संविधान। तो उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना की गई थी हमारे प्रस्तावना में। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो जोड़े गए हैं ये 1976 में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये मूल संविधान में नहीं थे। यही हमसे पूछा गया है कि मूल संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। तो 26/1/2050 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो है संकल्पना थी। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में धारा 2 के अंतर्गत जोड़े गए थे। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें देखो समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, लेकिन गणराज्य इसमें शामिल था। तो हमारा 1 2 3, तो हमारा 1 2 3 ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो समाजवादी, तो इसमें देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें पूरा अप टू डेट किया गया है इसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम लिखा हुआ है जो, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पूरा हमारा संविधान में स्वरूप है जो दिया गया है। 2023 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखो ये प्रस्तावना से पूछा गया है। ठीक है, आरओ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है, तो बी ऑप्शन सही है। सॉरी, नेक्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना के तहत जो भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारे 1 और 2, और तीसरा था अखंडता। तो 1 और 2 ऑप्शन सही, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। संप्रभुता और ये जो अखंडता गणतंत्र है ये पहले मूल संविधान में ही सम्मिलित था। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया, जबकि प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु और यानी सोवरेन और गण राज्य या गणतंत्र यानी रिपब्लिक पहले से ही मूल प्रस्तावना में थे, ये 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का था। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता शब्द जो है ये सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द जो है जोड़े गए थे। तो हमारे दोनों फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हैं इसमें। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। हमारा जो आमुख है यानी उद्देश्य यानी प्रस्तावना है, अवसर की समानता को भी बताता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में भी वो बात करता है। तो चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है चारों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो गया।
भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखो 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की जो है समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व दिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 2018 का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व यानी बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जात, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय के तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो धार्मिक न्याय की कहीं भी बात नहीं की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की केवल बात की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो विचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो डी ऑप्शन सही है, ये गलत है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति यानी विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में अनेक धर्म हैं, ये गलत है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी गलत है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो है इसमें ऑप्शन डी जो है कि ये कहता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि भारत के पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। मतलब भारत में तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम के आधार पर चलता है, तो उस तरीके से बोला जा रहा है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय दिया जाएगा, मतलब किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो हमारी जो प्रस्तावना है इसमें संप्रभुता शब्द भी है, लोकतंत्रात्मक भी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन संघीय शब्द का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द जैसे संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, परंतु संघीय यानी फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो जो ये है हमारा उद्देशिका यानी प्रस्तावना को ही आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा के एम मुंशी ने आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है उद्देशिका को। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है, तो ये सुभाष कश्यप ने कहा है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और के एम मुंशी ने जन्म पत्री कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर यानी प्रियम्बल को माना है, उद्देशिका प्रियम्बल को माना है। ज्ञातव्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अतः यदि अंबेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो उत्तर विकल्प डी होगा। ठीक, ओके, यही होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको भी। नेक्स्ट है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये बेरूबरी वाद हुआ था 1960 में, उसमें कहा गया था ये चीज़ कि ये संविधान का भाग नहीं है। बेरूबरी यूनियन वाद के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका प्रस्तावना यानी संविधान का अंग नहीं है,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ठीक है, तो बेरूबरी वाद 1960 में उन्होंने नकार दिया था, लेकिन जो है केशवानंद भारती वाद में फिर से उसको मिल गया। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो ये बेरूबरीवाद में था नहीं, एक गोपालनवाद भी नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें जो है ये केशवानंद भारती के द्वारा इसमें कहा गया था ये, ठीक है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। ठीक है, और संविधान का अभिन्न अंग माना था या प्रतिपादित किया था कि प्रस्तावना वर्णित संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल तत्व संविधान की मौलिक संरचना के अनिवार्य स्तंभ हैं। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इसमें से कोई भी तत्व हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये था हमारा बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो प्रश्नगत वादों में बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। तो ये इस पर दो जजमेंट आए थे, एक केशवानंद भारती का और एक बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, दो में ये किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। तो व्याख्या के बारे में बताना है। तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इन चीज़ों का आपको पूर्णता से देखने को मिलता है, उनकी चीज़ें वो व्याख्या मिलती है। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। नेक्स्ट है, जैसे इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। जैसे संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संविधान में दिया गया आमुख यानी प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं न्यायालय में लागू नहीं होता है। तो सही है, ये महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, उद्देश्यों को भी उल्लिखित करता है। ठीक है, संविधान के कानूनी अर्थ यानी निर्णय में सहायता करता है। तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे जो हैं ये संविधान की प्रस्तावना पर लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी चारों ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है स्टार मार्क किया गया है, क्योंकि इसमें व्याख्या में भी कहा गया है कि आमुख को ही उद्देशिका कहा गया। उद्देशिका स्वतंत्र रूप से न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता। हालांकि इसके अनुच्छेद में व्यक्त अस्पष्टता को दूर करने में इसका उपयोग न्यायालय द्वारा व्याख्यात्मक सहायता के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न में उद्देशिका संबंधी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में कथन सम्मिलित नहीं है। ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अन्याय नहीं, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली विशेषण स्रोत पर नहीं लगा, इसलिए उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही होगा। ठीक है, तो ये विकल्प सी इसका सही माना जा सकता है। इस प्रकार तो डी भी माना जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन में 1 2 3 4 चारों अगर हो जाए तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन इनमें से कौन सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। तो हाँ, ये तो है, ठीक है, प्रत्याभूत नहीं है, तो ये गलत है। सामाजिक समानता तो है हमारे संविधान में। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ये सही है हमारा।
ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज इसको देख लिया है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय मतलब जो शासन प्रणाली है उससे शुरू करेंगे और आगे 1 बाय 1 फर्दर काम करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत अगर आ रही है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सुधार कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सुधार किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।